नमस्कार. मला वाटतं सगळ्यांना मराठीचा इश्यू नसावा, हिंदीत बोलायची गरज आहे का? अच्छा. मध्ये मध्ये हिंदी बोलला तरी बरं होईल. चालेल चालेल चालेल, ठीक ठीक ठीक. ओके ओके ओके. तो आता जसं काकांनी इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे, तर जवळजवळ लास्ट 21 ईयर्स से मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर और फाइलेरिया ऑफिसर, और अलग अलग जिले में मैंने काम किया है। तो ये डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में स्पेसिफिकली आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे काका जी ने बोला कि बाकी रोगों के बारे में भी मैडम बताएंगे, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा इंसिस्ट डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में ही दूंगी, क्योंकि हाल ही में हम लोग सब देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में, टीवी पे, या अपने आजू बाजू में सब जगह पे, इन ऑल ओवर मतलब इंडिया में ही डेंगू और चिकनगुनिया के इस साल केसेस काफी बढ़ गए हैं। और ये डब्ल्यूएचओ का प्रिटेंशन भी था कि इस साल बहुत सारे आउटब्रेक्स होंगे या फिर केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसे ही हम लोग सब जगह पे देख पा रहे हैं। इसके साथ ही मतलब जैसे एडिस जो मच्छर है, जैसे टाइगर मॉस्किटो, जो अभी बोला है, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि इसके बारे में काफी न्यूज़पेपर्स में वगैरह आए हैं। तो इसको टाइगर मॉस्किटो क्यों बोलते हैं? उसपे जो स्पॉट्स रहते हैं व्हाइट कलर के, उसके जो मतलब लेग्स पे, मॉस्किटो के लेग्स पे व्हाइट कलर के स्पॉट्स रहते हैं, उसके वजह से उसको टाइगर मॉस्किटो बोला जाता है, एडीज को। और एडीस इजिप्टाई यही वेक्टर है, मतलब रोग वाहक है, ये डेंगू और चिकनगुनिया। और अभी तो जीका भी आ गया है, जीका भी इसी मतलब मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। तो आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो ये सब मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग में एक अलग डिपार्टमेंट है, कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम। मतलब वेक्टर जनित जो रोग रहते हैं, वेक्टर जनित मीन्स जो मतलब बीमारियां एखादे कीटक के थ्रू ह्युमन बिंग को स्प्रेड होती है। जसं माणसाला समजा ज्या कीटकामार्फत होणारे जे आजार आहेत, तर कीटक असे अनेक प्रकारचे आहेत. त्याच्यामध्ये पिसवा आहेत, त्याच्यानंतर काही माइट्स आहेत, त्याच्यानंतर सँडफ्लाय म्हणून एक असे बारीक असे म्हणजे जे किडे असतात, जे की मच्छरापेक्षा 10 पटीने बारीक आहेत, ते आहेत, किंवा मॉस्किटो आहेत. तर यांच्या मार्फत पसरणारे जे आजार असतात, त्यांना आपण कीटकजन्य आजार असं म्हणतो. तर कीटकजन्य आजाराचं एक वेगळंच असं डिपार्टमेंट आपल्या आरोग्य विभागामध्ये असतं, आणि यामध्ये याच आजारांच्या विषयी विशेष करून नियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्याचं काम आम्ही करत असतो. तर याच्यामध्ये आपला जो स्टाफ असतो तो सगळीकडे ग्रामीण भागात, शहरी भागात सगळीकडे असतो, आणि दवाखाने जे आहे, शासकीय दवाखाने, त्यांच्या अधीनस्थ हे पूर्ण काम. म्हणजे ऍक्च्युली सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये उपचारापेक्षा नियंत्रणावरती हा भर दिलेला असतो, कारण हे आजार होऊच नये, म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, अशा पद्धतीने आपण काम करून आपल्याला हे आजार होऊ नये यासाठी आपण काय करता येईल त्यासाठी आम्ही काम करत असतो. तर याकरता जनतेचा किंवा लोकांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. लोकांना माहिती होणं या आजाराविषयी ही अत्यंत महत्वाची आहे. तर आता हे माध्यम मला मिळालेलं आहे, त्याच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत ही माहिती पोचल्यावर नक्कीच त्याचा कुठे ना कुठे समाजाला हातभार लागणार आहे. तर आपण कीटकजन्य आजाराकडे वळूया. तर आजार जे आहेत कीटकजन्य आजार, हिवताप, डेंग्यू, चिकनगुनिया, हत्तीरोग, हे आपल्याला माहित असलेले आजार आहेत. याविषयी आपण म्हणजे याचं नियंत्रण, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हे काम आपण डिपार्टमेंट म्हणजे आरोग्य विभागामार्फत करत असतो. जपानी मेंदूज्वर नावाचा एक आजार आहे, झेई, त्याच्यानंतर चंडीपुरा किंवा काला आजार. आता हा चंडीपुरा जो आहे, हा आजार फक्त विदर्भामध्ये जास्त प्रमाणात आढळून येतो. महाराष्ट्रात जर विचार केला आपण, तर चंडीपुरा आजार हा विदर्भात जास्त आढळून येतो. काला आजार हा बिहार वगैरे मध्ये आहे, आपल्याकडे नाहीये. म्हणजे आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं डिपार्टमेंट असल्यामुळे सगळ्याच आजारांची ही आपण एक लाईन लिस्ट बनवलेली आहे की तुम्हाला माहिती व्हावी त्याच्याकरता. प्लेग तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल, जुनी मंडळी आहेत. आता सध्या प्लेग नामशेष झाल्यासारखा आहे. सुरतचा जो मोठा एपिडेमिक झाला होता, त्याच्यानंतर प्लेगच्या केसेस निघत नाहीयेत. एखादी संशयित केस जर निघाली तर आपण त्याच्यात हे करण्याकरता, त्याला नियंत्रण करण्याकरता राज्य स्तरावर एक याचं युनिट कार्यरत आहे. त्याच्यानंतर ट्रिपॅनोसोमियासिस हा आहे, तो पण आपल्या इकडे आढळून येत नाही महाराष्ट्रामध्ये. महाराष्ट्रात आढळून येणारे आजार जर बघितलं तर हिवताप, डेंग्यू, चिकनगुनिया, हत्तीरोग, जेई, चंडीपुरा या आजारांसाठी आपण नियंत्रणासाठी काम करत असतो.
तर याच्यात जे रोगवाहक जे आहेत मॉस्किटोज किंवा व्हेक्टर्स जे आहेत ते वेगळे वेगळे आहेत. त्याच्यात काही ठिकाणी स्पेसिफिकली, आता जसं आपण प्रत्येक माणूस हा वेगळा असतो स्वभावाने किंवा त्याच्या आवडीनिवडी वेगळ्या असतात, तशाच या डासांच्या सुद्धा प्रजाती आहेत, त्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांचे जे डासोत्पत्ती स्थानं आहेत म्हणजे जिथे ते तयार होतात ते वेगळे वेगळे असतात. जसं मलेरियाचं जर आपण म्हटलं हिवताप, तर त्याच्यामध्ये त्यांना त्या डासांना अॅनाफिलिस नावाच्या डासामुळे याचा प्रसार होतो आणि या अॅनाफिलिस डासांना स्वच्छ आणि साठलेलं पाणी आवडतं. म्हणजे पावसाचं जे पाणी आहे स्वच्छ पाणी ते त्यांना म्हणजे तिथे त्यांची उत्पत्ती होते. म्हणूनच मलेरियाचा आजाराचा प्रादुर्भाव हा पावसाळ्यानंतर म्हणजे जून नंतर वाढत असतो. जिथे स्वच्छ पाणी रिकाम्या प्लॉट्स मध्ये म्हणा किंवा घराच्या आजूबाजूला आपल्या जमा होतं त्या ठिकाणी याची उत्पत्ती होते आणि मग डास चावण्याकरता घरात येतात आणि त्याच्यानंतर डासाचा मार्फत या हिवतापाचा प्रसार होतो. हिवतापाचं आता आपण दूरीकरणाच्या जवळपास आहोत. दूरीकरण म्हणजे आपण एलिमिनेशनच्या जवळपास आहोत हिवतापाच्या. तर आपल्या महाराष्ट्रातनं बऱ्यापैकी जिल्ह्यांमध्ये केसेस कमी झालेल्या आहेत. फक्त गडचिरोली वगळता, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि ठाणे इथे जरा अजूनही मलेरियाचा प्रादुर्भाव आढळून येतो. बाकी ठिकाणी आपल्याकडे आपण नियंत्रणात आणलेला आहे हिवतापाला. तसंच शहरी भागामध्ये आपल्याकडे रिकामे असे काही शेतीचे जसे हे असतात बंधारे किंवा हे असं नसतं. पण शहरी भागामध्ये ओव्हरहेड टँक्स आहेत, ज्या वरती आपण छतावर पाण्याच्या टाक्या बसवतो. त्याला झाकण पक्क असणं गरजेचं आहे. तिथे आपण डासोत्पत्ती होऊ द्यायला नाही पाहिजे, ही आपली जबाबदारी बनते. कारण आपलं जे घर आहे त्या घराच्या छतावर असलेल्या पाण्याच्या टाक्या तिथे आपण जर डासोत्पत्ती केली तर ते डासांचा प्रादुर्भाव आपल्याला तर होईलच, आपल्या घराच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या सगळ्या रहिवाशींना किंवा आपल्या कॉलनीला त्याचा त्रास होऊ शकतो. थोडस तसंच हिंदीमध्ये सुद्धा बोल. बस तो मतलब मलेरिया के जो मॉस्किटोज है वो साफ पानी में ब्रीड होते हैं, तो उसमें ओवरहेड टैंक्स जो है अर्बन एरिया में वो ब्रीडिंग प्लेसेस है। और रूरल एरिया का अगर देखा जाए तो खेती के आजू बाजू में जैसे वो ये जो रहते कैनल्स रहते, कैनल्स के आजू बाजू में जो पानी रहता है या बारिश का पानी जमा होता है उसमें उसका ब्रीडिंग होता है एनाफिलिस मॉस्किटो का। और डेंगू और चिकनगुनिया का अगर देखा जाए तो ये जो मॉस्किटोज है इनकी स्पेशलिटी है कि इनको छोटे छोटे ब्रीडिंग प्लेसेस, मतलब छोटा छोटा पानी भी इनको सफिशिएंट है उनकी उत्पत्ति के लिए। तो जैसे पानी की टाकी है हमारे घर के आजू बाजू में, हम लोग घर में पानी जो यूज करने के लिए जो यूज जमा जमा करते हैं उसमें उसके ब्रीडिंग होते हैं। जैसे रूरल एरिया में राजन या फिर मटके रहते हैं या फिर अनयूज या तो वेस्ट टायर्स जो रहते हैं, ये मेजर सोर्स है उसके ब्रीडिंग के लिए, डेंगू और चिकनगुनिया के मॉस्किटो के लिए। या फिर हम लोगों का एक मतलब ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है, हम लोग प्लास्टिक्स बहुत यूज करते हैं आजकल, तो बहुत ही यूज हो गया है प्लास्टिक का ज्यादा। तो उसके वजह से जो भी यूज किया हुआ प्लास्टिक मटेरियल है जो हम लोग वेस्ट मटेरियल डंप करते हैं या कचरे में फेंक देते हैं, उसमें भी अगर पानी जमा हो गया, पानी रुक गया, तो उसमें ये एडिस इजिप्टी जो है डेंगू का मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो, वो ब्रीड होता है। केरल वगैरह साइड में जहाँ पे या फिर मुंबई में जहाँ पे कोकोनट का ज्यादा मतलब प्रोडक्शन है और यूज भी होता है, या फिर हॉस्पिटल्स के आजू बाजू में बहुत बार पेशेंट्स के लिए हम लोग वेट कोकोनट का मतलब कोकोनट वाटर देते हैं, तो उसके जो बचा हुआ जो कोकोनट का शेल है वो अगर हमने प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया तो उसमें भी अगर मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस तैयार हो सकता है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि एडिस मॉस्किटो का स्पेशलिटी ये है कि अगर छोटा से छोटा पानी, मतलब अगर एखादे टूथपेस्ट या फिर बिस्लेरी के बोतल का ढक्कन ऐसे ही फेंक दिया गया और उसमें अगर पानी जमा हो गया तो उतना 1 ml वाटर इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर एडिस इजिप्टी ब्रीडिंग। मतलब उनका इतने से छोटे पानी में भी वो लोग मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं और उसमें अपने अंडे देके उसमें आप अपनी खुद की लाइफ साइकिल जो है वो चालू करते हैं। उसके वजह से 8 दिन में नए मॉस्किटो हम लोगों को दिखेंगे। ठीक है, तो मतलब डेंगू और चिकनगुनिया के मॉस्किटो की उत्पत्ति अगर आप देखेंगे कीटकांची उत्पत्ति स्थाने आपके सामने स्लाइड लगाई है, तो वो अनलिमिटेड है। मतलब इसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कहीं भी अगर पानी रुका
तो वहां पे एडिस मॉस्किटो ब्रीड होगा। आगे हम लोग प्रेजेंटेशन में देखेंगे, काफी ब्रीडिंग प्लेसेस के फोटोज है, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे कि अपने आजू बाजू में हम लोग ऐसे बहुत सारे ब्रीडिंग प्लेसेस देखते हैं, बहुत सारे दासोत्पत्ति स्थान ऐसे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग अगर उसकी प्रॉपर तरीके से टाइम पे अगर रोकथाम कर दी या फिर उसको खाली कर दिया गया, तो हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया पे नियंत्रण पा सकते हैं। हत्ती रोग के बारे में अगर बोलेंगे तो हत्ती रोग ये ऐसा मतलब विकार है कि उसमें एक मॉस्किटो के बाइट के बाद तुरंत हम लोगों को बाह्य लक्षणें या फिर विजिबल ऐसे जो पैर सूजा हुआ, जो हम लोगों के सामने एक पिक्चर आता है हत्ती रोग बोला तो, कि एक व्यक्ति है, उसका पैर बहुत सूजा हुआ है और वो चल नहीं पा रहा है, वो डिसेबल हो गया है। तो ये टिपिकल जो उसकी ये है मतलब लिम्फोडेमा की स्टेज है, वो तुरंत नहीं आती है। जैसे मॉस्किटो ने आज हम लोगों को काटा और कल हम लोगों का पैर सूज गया, ऐसा नहीं होगा हत्ती रोग में। और इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी बहुत लॉन्ग है, 18 मंथ्स के अबाउ है। उसके वजह से क्या होता है कि उसका पूरा इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद, अधिशयन काल बोलते हैं उसको, वो होने के बाद और उसके जो एडल्ट वर्म है, वो जो व्यक्ति है उसके शरीर में वैसे ही रहते हैं, और 5 से 8 साल के बाद उसके पैर में सूजन आएगी और वो लिम्फोडेमा स्टेज में जाएगा। तब तक वो व्यक्ति कैरियर रहेगा और उसको पता भी नहीं रहेगा कि उसको ये मॉस्किटो ने काटा है और उसके शरीर में हत्ती रोग के जंतु ने प्रवेश कर लिया है। तो ये मतलब हत्ती रोग का एक ये है कि उसमें मृत्यु नहीं आती है, लेकिन उसमें उससे आने वाली जो मतलब अपंगत्व है, डिसेबिलिटी है, वो इतनी बड़ी है कि वो बहुत मतलब गंभीर स्वरूप का स्वरूप धारण कर देती है अगर उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो। हिवताप या मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया में ऐसा है कि आज हम लोगों को मच्छर ने काटा तो 4-5 दिन में हम लोगों को बीमारी के लक्षण दिखेंगे, बुखार आएगा और उसमें प्लेटलेट्स कम होंगे या फिर सर दुखेगा, ये तुरंत होता है। और एक बार ये मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड, मलेरिया और डेंगू का एक ही बार मच्छर काटने से तुरंत वो बीमारी का स्प्रेड करेगा। लेकिन हाथी पाँव में वैसा नहीं है। हाथी पाँव में ऐसे 100 मॉस्किटोज ने काटा, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ने, तभी ही हम लोग मतलब बीमारी का मतलब संक्रमण हो सकता है उसका सक्सेस। ठीक है। जेई में जापानी मेंदू ज्वर जो है, ये बीमारी के लिए जो रोगवाहक कीटक है वो क्यूलेक्स विश्नोई है। और ये जो है ये साफ पानी में और ऐसे बड़े से जैसे कैनल के आजू बाजू में जमा हुआ पानी या फिर बड़े से ऐसे पानी के पॉन्ड्स, उसमें उसकी ब्रीडिंग होती है। और अपना जो मतलब भंडारा गोंदिया ये भाग में ज्यादा राइस फील्ड्स है, मतलब जहाँ पे चावल की खेती होती है, उसमें बहुत दिन पानी जमा होता है, स्वच्छ साफ पानी, तो उसमें क्यूलेक्स विश्नोई का ब्रीडिंग होता है। और उसके वजह से जापानी मेंदू ज्वर जो है ये फैलता है। इसमें जापानी मेंदू ज्वर में एक एम्पलीफायर होस्ट है, मतलब जहाँ पे पिग्स रहते हैं, पिग्स ज्यादा ये मात्रा में अगर रहेंगे रूरल एरिया में या कहीं, तो उसके वो एम्पलीफायर होस्ट है। मतलब मच्छर पहले वो पिग्स को काटेगा, पिग्स को काटने के बाद वो वायरसेस जो है उसकी संख्या बढ़ेगी और बाद में पिग्स के बाद ह्यूमन बीइंग या आदमी को काटेगा, तभी उसका ट्रांसमिशन होगा। बाकी रोगों में वैसा नहीं है, डायरेक्ट हाँ मॉस्किटो हम लोगों को अगर बाइट करता है तो ये बीमारी हम लोगों को देता है। ठीक है। ये सभी आजार मतलब डेंगू, जेई और चंडीपुरा ये सब वायरल आजार है, मतलब ये विषाणु जनित आजार है। और हिवताप में एक प्लाज्मोडियम करके एक परजीवी है, उससे उसका इन्फेक्शन होता है। वो परजीवी अगर मॉस्किटो के शरीर में रहा और वो ह्यूमन बीइंग को काटा तो उसका मतलब ट्रांसमिशन या संक्रमण होता है। डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस मच्छर के शरीर में रहता है, वो अगर हम लोगों को काटता है तो उससे उसका ट्रांसमिशन होता है। मतलब पेशेंट को काटने के बाद वो मच्छर अगर किसी हेल्दी आदमी को काटा तो उसका ट्रांसमिशन करेगा। तो चंडीपुरा मेंदू ज्वर के बारे में आपको मैंने बोला था कि ये आजार मतलब ये बीमारी ज्यादा विदर्भ रीजन में है, जो अकोला और नागपुर साइड के। तो यहाँ पे
ये मच्छर से एकदम छोटे कीटक रहते हैं, और वो कचरे के जो या दलदल के जो ये रहते हैं, मतलब दलदल में उसकी उत्पत्ति होती है, या कचरे के जो ढिगारे रहते हैं, या फिर कावडंग के मतलब शेणखताचे उकिरडे राहतात उसमें उसकी उत्पत्ति होती है। और प्लेग का तो आपको सबने आपको मालूम है कि उंदीर या मॉस्किटो जो रहते हैं, रैट्स, उसके ऊपर जो माइट्स रहते हैं, उसके अंदर इसके जंतु रहते हैं। और अगर मॉस्किटो ज्यादा बढ़ गए हैं, और मॉस्किटो के ऊपर की जो पिस्सू या फिर माइट्स बोलते हैं, वो अगर आदमी को काटे तो उससे उसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें ये हो गए अपने वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो उसमें जो मच्छर के जो दिखने में, आप मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी सबकी हैबिट्स अलग अलग है, वो दिखते भी अलग अलग है। जैसे एनेफिलिस जो है मलेरिया का वेक्टर है, तो ये इस प्रकार का दिखता है। इसमें अगर आपने देखेंगे तो उसका बैठने का जो ये रहता है वो अलग रहता है, वो ऐसे तिरछा बैठता है, जमीन से तिरछा। और वो फेंट कलर का रहता है, ब्लैक कलर का नहीं, ब्राउनिश शेड का रहता है। और उसके बहुत सारे स्पीसीज भी है, उतने डिटेल में मैंने इसलिए नहीं लिया कि आपको उतने टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आम, एज ए आम आदमी हम लोग अगर देखते हैं तो एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया का वेक्टर है, ठीक है। तो एडिस जो है, एडिस इजिप्टी है, उसमें डेंगू, चिकनगुनिया और अभी जीका भी ऐड हो गया है उसमें। तो उसका स्प्रेड करता है, ये ऐसा दिखता है जैसे अभी सुबह ठोकर काका जी ने जो बोला था टाइगर मॉस्किटो, देखिए आप इस पे दिख रहे होंगे व्हाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, उसके पैर पे भी है। तो ये टाइगर जैसे स्ट्रिप्स है, इसलिए इसका नाम टाइगर मॉस्किटो दिखता है, मतलब रखा गया है। और ये अगर मॉस्किटो को अगर हम लोग देखें तो ये बहुत दिखने में बहुत सुंदर ऐसा मॉस्किटो है, मतलब ये पूरा ब्लैक कलर का रहता है, और ये दिन में काटता है। आपने भी देखा होगा दिन में काटने वाले मच्छर जो ऐसे ऐसे स्पॉटेड रहेंगे तो वो डेंगू का मच्छर है या फिर एडीज है। क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है, ये फाइलेरिया का स्प्रेड करता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो हम लोग अभी डेंगू और चिकनगुनिया फीवर के बारे में ज्यादा से ज्यादा और इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगी। डेंगू एक वायरल ऐसा मतलब डिजीज है। उसमें 4 प्रकार के रहते हैं डेंगू के, जो बीमारी है वो 4 प्रकार के वायरसेस से स्प्रेड होती है। तो एक उसमें डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। तो इसमें डेन 2 जो है वो ज्यादा घातक है। और हर साल हम लोग बोलते हैं कि डेंगू की बीमारी बढ़ गई है, अगस्त के बाद डेंगू के केसेस निकलते हैं। तो इसमें 4 ये जो प्रकार है उसमें से कोई ना कोई एक प्रकार हर साल रोटेशन में आता रहता है। लेकिन एक है कि जिसको अगर एक बार लाइफ में डेंगू हो गया है, और उसको अगर लाइफ में और दोबारा डेंगू का इन्फेक्शन हो गया और दूसरे टाइप के डेंगू के इससे हो गया, तो वो ज्यादा मतलब हजार्डस होगा या घातक होगा वो आदमी के लिए, क्योंकि उसके शरीर में इम्यूनिटी काम करती है, उसमें मेमोरी है। तो वो क्या करेगा कि जब इन्फेक्शन होगा वायरल, तो वो इम्यूनिटी मतलब एंटीबायोटिक ये बनेगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है, तो एंटीबॉडीज जो बनेंगी, तो उसमें दूसरे वायरस को ये एंटीबॉडीज और ये करेगी, मतलब प्रोत्साहित करेगी, और ज्यादा बीमारी का जो मतलब विरुलेंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। उसके वजह से डेंटू में और ज्यादा डेथ्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हर साल अपने भारत में और या महाराष्ट्र में डेथ भी होते हैं। इस साल भी अभी जैसे महाराष्ट्र में 5 अभी तक मृत्यु हो गए हैं कंफर्म, और दिसंबर तक हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि इस साल डेंगू का प्रमाण सब जगह पे ज्यादा है। तो इसमें आप, और एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि मच्छर जो है, उसके जो फीमेल मॉस्किटो है, उसी से ये बीमारी का स्प्रेड होता है। तो मेल मॉस्किटो, आपको अगर मतलब आपको दिमाग में आएगा कि मेल मॉस्किटो क्यों नहीं, क्योंकि मेल मॉस्किटो को जो काटने के अवयव रहते हैं, जैसे आपके मॉस्किटो का, आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, यहाँ उसका एक ये रहता है प्रोबोसिस। वो जो रहता है वो उनका ब्लड सक करने का एक उनको सोंड बोलते हैं उसको मराठी में। तो वो प्रोबोसिस जो है वो मेल मॉस्किटो का डेवलप नहीं होता है। और फीमेल मॉस्किटो में उसको खून की इसलिए जरूरत होती है कि उसको एग्स लेइंग करना है,
और आगे जाके उसको उसकी जनरेशन बढ़ाना है, तो इसके लिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, और वो प्रोटीन वो ब्लड से लेती है फीमेल मॉस्किटो। इसलिए फीमेल फीमेल मॉस्किटो खाली काटते हैं। और मॉस्किटो खून चूस के जिंदा नहीं रहता, वो जिंदा रहने के लिए काटता नहीं है। वो क्यों काटता है? उसको आगे की उसकी जनरेशन बढ़ाना है, इसलिए काटता है। वो जिंदा तो कैसे रहते हैं मॉस्किटो? प्लांट जूसेस या फिर प्लांट्स में बैठ के वो जूसेस सक करते हैं, और उससे वो लिविंग मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है वो ये करते हैं। उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 5 to 6 डेज है, मैंने अभी बोला था डेंगू का। और वो मॉस्किटो डे बाइटर है, मतलब वो दिन में ही काटता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स एकदम हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, उसमें बहुत फीवर भी, बॉडी एक बोलते हैं उसको डेंगू में, हार्ड मोडी ताप ऐसे पुराने इसमें देख बोलते थे पूरे। मतलब उसमें जॉइंट पेन बहुत रहता है, और ऐसे रैशेस आते हैं, आप देख रहे हैं फोटो में दिखा है, पूरे रैशेस आते हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग होता है। तो उसके वजह से ये रैशेस में ऐसे पैचेस भी आते हैं बहुत बार। इस बीमारी में प्लेटलेट की जो मतलब काउंट है वो बहुत बार कम हो जाता है। और कभी कभी जैसे 4 प्रकार के डेंगू के हैं, तो उसमें शॉक सिंड्रोम अगर हो गया, तो उसके वजह से कभी कभी कोमा में जाता है पेशेंट, और कभी कभी डेथ के भी चांसेस होते हैं। इसमें जैसे ये पिक्टोरियल दिया है कि अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है, जैसे हाई ग्रेड फीवर है, सर दर्द है, पीठ दर्द है, और आंख घुमाने में दर्द हो रहा है, उसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। जैसे हम लोग आंख को ऐसे मूवमेंट करते हैं रोटेशन में, तब यहाँ सिर के यहाँ पे दुखता है, तो ऐसा है। या फिर अ, ऐसे पैचेस आ गए स्किन पे, या फिर ब्लीड ब्लीड हो रहा है गम से या नाक से, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। तो हम लोगों को इसकी टेस्ट करनी चाहिए, और उसके आगे का मतलब डॉक्टर के पास कंसर्न करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जब एडीस इजिप्टी मॉस्किटो एक पेशेंट को काट के डेंगू के, और हेल्दी आदमी को काटेगा, तो उसमें उसका ट्रांसमिशन होगा। तो ये 8 से 10 दिन में उसका मतलब वो वायरसेस बढ़ेंगे। और जैसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है, वो अगर काटने के बाद 5 से 7 दिन में हम लोगों को सिम्टम आ जाएंगे। तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन मैंने अभी बताया, एडिस इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो के थ्रू होता है। और उनका उनका ब्रीडिंग आर्टिफिशियल, जो हम लोग आजू बाजू में पानी जमा करते हैं, तो जो उसमें होता है, जैसे मटका है, राजन है, या फ्लावर पॉट, अपना फ्लावर पॉट है, उसका पानी आपने 8 दिन बदला नहीं, तो उसमें भी उसका मॉस्किटो का उत्पत्ति होती है। कूलर्स है अपने विदर्भ रीजन में जहाँ गर्मी ज्यादा है, वहाँ कूलर्स बहुत बार अभी बहुत दिन तक लोग कूलर निकालते नहीं, बारिश आने के बाद भी वैसे ही रखते हैं, उसमें का पानी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। 8 दिन में क्यों? ये भी आपको शायद क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसका भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। रेफ्रिजरेटर के पीछे के जो ट्रेज रहते हैं, डिफ्रॉस्ट ट्रेज, वो भी एक ब्रीडिंग सोर्स है एडिस के लिए। या पानी का पिंप है, सीमेंट के जो टैंक्स है, या फिर वेस्ट टायर्स है, या फिर कोकोनट शेल्स है, या फिर फ्लावर के पॉट्स है, या फिर गमले हैं, गमले के नीचे हम लोग आजकल प्लेट रखते हैं घर में रखने वाले इंडोर प्लांट्स के, इसमें वहां पे हम खास हम लोगों को इसका जो मॉस्किटो का लार्वी दिखेगा, आपने अगर देखा तो। इसमें ये मॉस्किटो का स्पेशलिटी क्या है कि ये एक बार में 8 से 10 लोगों को काटता है, क्योंकि ये दिन में काटता है। हम लोग जगते हुए रहते हैं, कहीं तो भी वर्क प्लेस में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, कहीं गए हैं, तब ये काटेगा। तो हम लोग जगह है तो हम लोग हाथ हिलाएंगे, तो उसका जो ब्लड का रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो बाजू कोई वाले को काटेगा। ऐसे करके वो 8 से 10 लोगों को काटेगा। और इसके वजह से हम लोगों को एक ही एरिया में पेशेंट का क्लस्टरिंग मिलता है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेंगू की 7 थाली, मतलब आउटब्रेक हुआ है, एपिडेमिक हुआ है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनका बाइटिंग स्टाइल जो है, उसके वजह से हम लोगों को ज्यादा ये होता है। इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो वैसे इसका स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं है। उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं।
मतलब अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो उसका फीवर कम होने के लिए पैरासीटामोल देंगे, या फिर उसका मतलब उसको आंग दुख रहा है या फिर बॉडी एक है तो उसको एनाल्जेसिक देंगे। हाँ, और पानी बहुत सारा पीना है। वायरल डिजीज में बहुत बार शरीर का पानी कम हो जाता है, बुखार बहुत ज्यादा रहता है, तो इसमें एक स्पेसिफिक ये याद रखना है कि एस्प्रिन या ब्रूफेन नहीं लेना है, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है एस्प्रिन और ब्रूफेन। उसके वजह से पेशेंट की स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है। तो इसलिए एस्प्रिन और ब्रूफेन बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये मन से तो बिल्कुल लेना नहीं है। तो मेरा यही मतलब ये कहना रहेगा कि आपको अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए और प्रॉपर ये करके ट्रीटमेंट लीजिए। अपने मन से फार्मेसी में जाके खुद से लेके कुछ भी गोली मत लीजिए। उसमें डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए ओआरएस, बहुत सारा कोकोनट वाटर या पानी पीना है। और अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर हिमोरेजिक शॉक सिंड्रोम का कुछ सिम्टम दिख रहे हैं, या फिर पैचेस दिख रहे हैं, या खून जा रहा है उल्टी के थ्रू या नाक से, या फिर शौच के थ्रू, तो तुरंत हम लोगों को पेशेंट को एडमिट करना है, नहीं तो पेशेंट की स्थिति गंभीर हो सकती है। हाँ, तो ये वायरल डिजीजेस है दोनों। मतलब वायरस से वो फैलने वाली बीमारी है, तो उसके जो विषाणु रहते हैं, वायरस है, ये ऐसे इस प्रकार के दिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो वो थोड़ा अलग अलग थोड़ा पैटर्न है, लेकिन मॉस्किटो तो मतलब फैलाने वाला मॉस्किटो तो एक ही है। ये चिकनगुनिया का वायरस है, ये डेंगू का वायरस है। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखा जाए, मतलब म, 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 या वायरस को बढ़ने के लिए या फिर स्प्रेड होने के लिए जो भी कालावधि लगता है, वो डेंगू में 5 to 6 डेज है, चिकनगुनिया में 3 से 5 दिन है। उसमें 2 से 12 दिन ज्यादा से ज्यादा है, उसका थोड़ा वेरिएंट्स है। इसमें आपको याद होगा कि कोविड में भी हमने देखा था कि उसका अलग वेरिएंट आ गया है, म्यूटेशन हो गए हैं। ऐसे हर बीमारी में, वायरल जो बीमारी है उसमें हम लोगों को ये म्यूटेशन या फिर वेरिएंट दिखता है। तो इस बार के चिकनगुनिया में के इसमें आपने देखा होगा कि उसका वेरिएंट अलग है। आपके आजू बाजू में अगर पेशेंट हो गए, आपने देखा होगा, तो इस बार के चिकनगुनिया के इसमें आपको बहुत ज्यादा विरुलेंस दिख रहा है। पेशेंट को एकदम अकड़न आ जाती है, वो चल नहीं पाता है, ये दिख रहा है आपको। ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है, उसकी पूरी कमर अकड़ जाती है, और फीवर के बाद उसके पैर बहुत सूज जाते हैं, जॉइंट बहुत पेन होता है, और उसका नाक भी ब्लैक हो रहा है इस बार के वेरिएंट में। आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा पेपर में भी। डेंगू का पेशेंट थोड़ा सा, उसको अगर प्लेटलेट ज्यादा कम हो गए और ये, तो उसको बहुत बार बाकी के भी ये देने पड़ते हैं, ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर, इससे भी उसको ये करना पड़ता है। ये डेंगू के पेशेंट में ऐसे आपको दिखेंगे कि इसका ये इंटरनल हिमोरेज के वजह से है। जैसे अंदर से रक्तस्राव हो रहा है, बारीक जो कैपिलरीज है वो ब्रेक होके उसके वजह से आपको पेशेंट के आंखों में या फिर स्किन पे ऐसे पैचेस आपको दिखेंगे, और स्किन पे ऐसे भी आपको रेडनेस दिख सकता है। चिकुनगुनिया का अगर देखेंगे तो उसका मॉस्किटो भी वही है, एडिस इजिप्टी। उसमें आपको लगेगा कि ये चिकुनगुनिया ऐसे क्या वर्ड है। हाँ, ये चिकुनगुनिया, ये चिकुनगुनिया या अफ्रीका, मतलब इसमें टांजानिया नाम का एक स्वाहिली मतलब लैंग्वेज है वहां पे। तो उसमें चिकुनगुनिया मीन्स उसका अकड़न या फिर अकड़ी, उसके आने वाली ऐसे उसके टेढ़े हो जाते हैं हाथ या फिर जॉइंट, उसके वजह से उसमें उसको चिकुनगुनिया ये ऐसे वहां पे पहले स्टार्टिंग में मिला था, तो उसके वजह से उसका वही नाम रखा गया। चिकनगुनिया वायरल ऐसी बीमारी है। उसमें अल्फा नाम के वायरस से उसका होता है। उसका देखो, प्रथम शोध स्टार्टिंग जब हुआ था 1953 में, टांजानिया में पहली बार उसका पेशेंट मिला था, और उसके बाद फिर अफ्रीका, अमेरिका, आशिया। आजकल आपको पता है कि सब जगह पे ग्लोबल विलेज हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गया है।
तो उसके वजह से क्या हो गया है कि हम लोगों को आ, यहाँ पे अगर कोई बीमारी आती है, वो पेशेंट वहीं यहाँ से वहां जाता है, तो उसका स्प्रेड इजीली हो जाता है। भारत में 1963 में कलकत्ता में पहली बार पेशेंट मिले थे, फिर 64 में चेन्नई और बंगलोर में, बाद में आपने देखिए यहाँ नागपुर का नाम आ रहा है, 1965 में नागपुर में भी इसके पेशेंट्स आए थे। और हर 10-20 साल के बाद इसका एक आउटब्रेक या फिर साथ उसकी आती है। आपको याद होगा 2006 में काफी मतलब कंट्रीज में इसके काफी केसेस निकले थे, मतलब पूरे आशिया खंड में इसकी बीमारियां दिखी थी तब 2006 में। तब हम लोग जस्ट मैं ज्वाइन हुई थी डिपार्टमेंट में, तो मैंने देखा है कि बहुत पूरे गांव के गांव बीमार, 70% ऑफ पॉपुलेशन इज सफर्ड फ्रॉम चिकनगुनिया। तो ये बहुत ही मतलब कंडीशन पुअर थी, और सब जगह पे ऑल ओवर, मतलब महाराष्ट्र में तो सभी डिस्ट्रिक्ट में केसेस थे। इस साल भी काफी केसेस सब जगह पे दिख रहे हैं। इसके अगर सिम्टम्स देखेंगे तो एक हाई ग्रेड फीवर, और उसके में हेडेक है, और बहुत सीवियर जॉइंट पेन है। मतलब छोटे छोटे जो जॉइंट्स रहते हैं, जैसे उंगली के जॉइंट्स है, वो भी इतने ज्यादा सीवियर उसका दुखता है कि वो मतलब हिला भी नहीं पाते बहुत बार। कभी कभी इसमें रैशेस आते हैं, कभी कभी हिमोरेज है, लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और डेथ नहीं होते हैं। ये चिकनगुनिया में अच्छी बात है। उसमें ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें भी वही सेम है कि वायरल डिजीज होने की वजह से उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, उसको सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट हम लोगों को देना पड़ता है। और उसका मतलब डिक्लोफिनेक, ये मतलब पेन किलर देते हैं बहुत बार, क्योंकि जॉइंट पेन बहुत है, और वोमिटिंग भी रहता है इसमें, तो उसके लिए उल्टी ना हो इसके लिए कोई भी ओमेज या जैसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसके वजह उसी टाइप के मेडिसिन देते हैं। इसमें हर पेशेंट को सलाइन की कोई जरूरत नहीं रहती है। बहुत बार उल्टी और खाने की इच्छा न होने से वोमिटिंग और मलेरिया इसके वजह से पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, तो बहुत बार वो इंसिस्ट करते हैं पेशेंट कि हम लोगों को ये कीजिए, आप सलाइन दीजिए, लेकिन सलाइन इज नॉट रिकमेंडेड। वो ओरली जो पेशेंट ले सकते हैं वैसे देना है। इसमें भी एस्पिरिन और स्टेरॉइड नहीं यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ये है कि इसमें नहीं यूज करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। डेंगू चिकनगुनिया में खतरी मतलब कंफर्म डायग्नोसिस जो है, वो 5 दिन के बाद ही हम लोग, बहुत बार आपको मतलब पता होगा, आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं फीवर के पूरे ट्रीटमेंट के बाद 3-4 दिन के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे अगर नहीं हो रहा है फीवर कम। तो ये क्यों? क्योंकि उसके एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है, उसके लिए एंटीबॉडीज चाहिए। एंटीबॉडीज 4-5 दिन के बाद ही शरीर में दिखती है, तो इसके वजह से उसका सीरम जो लेते हैं हम लोग टेस्टिंग के लिए, वो 5 दिन के बाद ही लेते हैं। और इसका कंफर्म डायग्नोसिस जैसे अपनी एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, वहाँ पे बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे में वहाँ पे होता है, या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने किट दिए हुए, वहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्रीडिंग प्लेसेस है, दासोत्पत्ति स्थान है, जहाँ पे हाँ ये मच्छर पनपते हैं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन हम लोगों को रूरल एरिया में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स में बहुत जगह पे मिल जाएंगे, जहाँ जहाँ पानी जमा है, वहां वहां ब्रीडिंग होता है, और वहां मच्छर तैयार होते हैं, मच्छर पनपते हैं। जैसे ये मटके ऐसे अनयूज बहुत बार ऐसे डाल देते हैं टायर, उसमें पानी जमा हो गया, पानी रुका कि वहां पे मच्छरों की उत्पत्ति होती है। ये जैसे हम लोग पानी जमा करने के लिए ड्रम यूज करते हैं, लेकिन इसका जो ढक्कन है वो मतलब फिट नहीं है, तो उसके वजह से मॉस्किटो वहां से जाते हैं। बहुत बार ऐसे कुछ कुछ यूज करते हैं अपने रूरल एरिया में या फिर कहीं भी, कि उसमें पानी है ढका हुआ नहीं है, तो वहां पे ब्रीडिंग होगा ही होगा। ये देखिए, और बहुत सारे ब्रीडिंग प्लेसेस है ऐसे, हम लोग हाईवे के आजू बाजू में भी दिखते हैं। तो ऐसे अगर स्टैकिंग करके टायर्स उसको स्टोर करे तो उसमें पानी नहीं जमा होगा, ऐसे रखेंगे तो उसमें पानी रुकेगा और वहां पे मच्छर तैयार होंगे। बहुत बार रूरल एरिया में ऐसे जो अनवांटेड सामान है वो छत पे डाल देते हैं, तो उसमें ये देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे शूज, शूज में भी अगर गम बूट वगैरह रहते हैं गम, तो उसमें भी पानी अगर जमा हुआ तो उसमें ब्लीडिंग होता है। ये अनवांटेड स्क्रैप मटेरियल,
बहुत जगह पे अगर कचरा है, कोई कचरे का गोडाउन या डंपिंग यार्ड आपके घर के आजू बाजू में है, तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां ब्रीडिंग तो होगा ही होगा। तो मतलब ये अपनी भी जवाबदारी है कि अपने घर के आजू बाजू में कूड़ा कचरा ना हो। ऐसे कोई भी सखोल भाग रहा, वहां पे पानी जमा हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहां पे एडिस मॉस्किटो पनपते हैं। देखिए जैसे बारिश आ रही है, ये बहुत बार स्लम्स में आ, ऐसे मतलब प्लास्टिक शीट हम लोग कवर करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी ये हो गया, मतलब पानी जमा हो गया, तो उसमें भी एडिस मॉस्किटो पनपते हैं। ये देखिए मैं जो ये बोल रही थी कि अपने यहाँ गमलों के नीचे हम लोग प्लेट्स रखते हैं, उसमें पानी जो गमलों से रीच कर यहाँ आता है, उसमें भी एडिस मॉस्किटो पनपते हैं, और वो घातक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ तैयार हुए घर में गए काटे। तो ये बहुत ही रिस्की है। तो जब हम लोगों के आजू बाजू में अगर पेशेंट दिख रहा है, तो कहीं पानी तो नहीं जमा है अपने बिल्डिंग में या घर के आजू बाजू में, ये देखना हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। ना कि खाली आरोग्य विभाग ये देखेगा, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी मच्छर पनपने के लिए फेवरेबल कंडीशंस ना तैयार हो। देखिए ये मैं जो आपको बोल रही थी कि 7 दिन में हम लोगों को ड्राई करना है, ये क्यों करना है? देखिए इससे आपको ये स्लाइड से आपको दिख जाएगा कि जैसे ये एडिस मॉस्किटो है। एडिस मॉस्किटो में अगर उन्होंने पहले पहले वो पानी में अंडे देते हैं, तो अंडे 1.5 से 2 दिन में हैच होके उससे निकलती है ये लार्वी। तो ये लार्वी 6 डेज, जो अपने को इल्ली दिखती है मच्छर की, वो पानी में दिखती है, ये ऐसी दिखती है। तो ये 6 to 7 डेज रहता है। उसके बाद उसका ये बन जाता है, कोश बोलते हैं उसको, प्यूपा, ये बनता है, काले कलर का ही रहता है आपको इतना मतलब ये, लेकिन ये उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो। तो ये तीन जो मतलब 4 इसकी स्टेजेस है मॉस्किटो के लाइफ साइकिल की, एक लार्वी, प्यूपा और एडल्ट। तो एडल्ट खाली ऐसा है कि जो हवे में है, बाकी ये तीन पानी में। तो अगर हम पानी नहीं जमा नहीं होने देंगे, तो मच्छर तैयार नहीं होंगे। ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसके एडीज जो मॉस्किटो है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक बार वो अगर इन्फेक्ट हो गया डेंगू या चिकनगुनिया वायरस से, तो उसके लाइफ स्पैन जितना भी है 28 डेज तक ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटो जीवित रह सकता है। तब तक वो कैरियर ही रहेगा, उसके शरीर में वायरसेस रहेंगे। और उसके बाद जब वो नए मतलब एग्स देगा, तो वो एग्स भी पूरे दूषित रहेंगे। उसके बाद उससे बनने वाले भी पूरे नए मॉस्किटो जो रहेंगे, वो दूषित रहेंगे। और एक मॉस्किटो उसके लाइफ स्पैन में राउंड अबाउट 7 से 8 बार अंडे देता है, और वो 80 से 100 बार देता है। तो 700-800 जो भी मॉस्किटो इससे तैयार होंगे, वो पूरे एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू या चिकनगुनिया के वायरस के साथ ही रहेंगे। तो ये इतना घातक है कि एक जगह पे अगर ये बीमारी आ गई, तो उससे तैयार वहां के ब्रीडिंग प्लेसेस से उठने वाले या इमर्ज होने वाले जो मॉस्किटो है पूरे इन्फेक्टेड रहेंगे। उसको ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इसलिए हमारे एरिया में अगर लास्ट ईयर कहीं केसेस थे, तो हम लोगों को ज्यादा सावधान रहना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है दूषित मॉस्किटो हमारे आजू बाजू हो, और वो इस साल भी हम लोगों को बीमारी दे। तो हम लोगों को क्या करना है फिर, अभी प्रिवेंटिव क्या करना है? तो इसलिए 8 दिन में एक बार ड्राई डे करना है। तो ड्राई डे मतलब घर के जो भी पानी के जमा करने के जो भी ड्रम या फिर पानी के जो बर्तन है, वो पूरे मतलब घस के साफ करके ड्राई करना है। खाली करके देखिए, एम्प्टिंग, यही जानबूझ के मैंने यहाँ फोटो रखा है, एम्प्टिंग करके ड्राई करके कपड़े से सुखा के उसको सुखाना है। और जो भी हम लोग पानी यूज करने के लिए रख रहे हैं, उसको से कवर करके रखना है, जो कि यहाँ मॉस्किटो अंदर जाए नहीं और ब्रीडिंग हो नहीं। जैसे ड्राई डे कर रहे हैं, तो उसके हम लोग ये कैसे मास एक्टिविटी करनी चाहिए, हर किसी ने अवेयरनेस में मतलब किया, तो सबने पार्टिसिपेशन किया, तो ऑटोमेटिक हम लोग सब मिलके ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इसका टारगेट। देखिए ड्राई डे के कुछ फोटोज है। सैनिटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी वेक्टर जनित या फिर मच्छर से फैलने वाली बीमारियां आए, उसके लिए सैनिटेशन या परिसर स्वच्छता बहुत जरूरी है, ऐसा एस्पेक्ट है। हमारे घर के आजू बाजू में कहीं कचरा ना हो, पानी जमा ना हो, पानी रुके नहीं, इसके लिए हम लोगों को सामूहिक प्रयत्न करने बहुत जरूरी है। जैसे मैंने तभी बताया, टायर्स ये सब हम लोगों को दूर हटाने या फिर कवर करके रखने हैं, नहीं तो उसमें मॉस्किटो तैयार होंगे ही।
इरेडिकेशन ऑफ टायर्स, अगर टायर्स है तो उसको हटाओ। कहीं नगर परिषद या ग्राम पंचायत या महानगर पालिका के थ्रू ये सब एक्टिविटी कर किए जाती है। हम लोगों की भी जवाबदारी बनती है कि हम लोग अपने घर के आजू बाजू कहीं ये टायर्स जमा न होने दें। उसमें एक जैविक उपाय योजना करके है, गप्पी फिश उसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे मछलियां रहती है, वो मच्छर की जो इल्ली रहती है उसको खाते हैं। तो जहां जहां मच्छर होने के पनपने के चांसेस है, वहां हम लोग गप्पी फिश छोड़ सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होगा कि मच्छर की जो लार्वी है वो खा लेंगे ये फिशेस, और मच्छर आगे बढ़ेगा नहीं। मतलब अपने हम लोगों को नए मच्छर तैयार नहीं होने देंगे हम लोग। ये एक अब हम लोग प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक के टॉयलेट्स रहते हैं, उसके गैस पाइप रहते हैं, उसको वेंट पाइप बोलते हैं। वो उसको अगर कवर करेंगे मेश से, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉस्किटो ट्रैप हो गए हैं। तो मच्छर जो है वो अंदर जाके ब्रीड करते हैं और वहां से बाहर आते हैं। तो ये मोस्टली फाइलेरिया के मॉस्किटो रहते हैं जो गंदे पानी में, पोल्यूटेड वाटर में ब्रीड करते हैं। वो इसके अंदर जाते हैं दिन में और शाम को यहाँ से निकलते हैं। देखिए इमर्ज हो रहे हैं मॉस्किटो, वो पूरे मर गए। तो ये एक्टिविटी हम लोग मॉस्किटो कम करने के लिए कर सकते हैं। देखिए कवरिंग ऑफ वेंट पाइप, ये आप कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट, ये भी एक एकदम कम खर्चे में और इजी टू यूज, और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई भी मच्छर के कॉइल या फिर आप ये यूज करते हो, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो अपने शरीर पे होना ही होना है। तो लेकिन ये मॉस्किटो नेट का कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोगों को यूज करना चाहिए रोज सोते हुए। पेशेंट है अपने यहाँ डेंगू और चिकनगुनिया के, उसको भी दिन में भी सोता है तो उसको कवर करके सोना चाहिए, जो हो के कि मॉस्किटो इन्फेक्ट ना हो और घर में के दूसरे लोग मतलब ये नहीं हो, इन्फेक्ट नहीं हो। ये एक हम लोग यूज करते कर सकते हैं। डे बैटर है मॉस्किटो उसके वजह से, लेकिन फिर भी ये ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। फॉगिंग ये हम लोग साथ नियंत्रण में लाने के लिए, या फिर आउटब्रेक हो गया है उसको कम करने के लिए हम लोग ये फॉगिंग करते हैं। तो इंडोर फॉगिंग करते हैं डेंगू के मॉस्किटो को मारने के लिए। तो इसमें कुछ आईसी मटेरियल ऐसा रहता है कि जैसे क्या करना चाहिए लोगों ने, ड्राई डे करो डेंगू चिकनगुनिया को ये रोकने के लिए। और उसमें क्या क्या सिम्टम्स है, ये सब हम लोग जैसे लोगों को बताते हैं। इसमें मलेरिया का भी आईसी है, डेंगू चिकनगुनिया फाइलेरिया, हर किसी का अलग अलग प्रिवेंशन है। तो लोगों का कोऑपरेशन सभी इसमें बीमारियों में मस्त है, क्योंकि हम लोगों को अगर लोग ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनके घर में एक बार जाके कोई हेल्थ वर्कर काम करेगा, लेकिन रोज तो खुद को करना है एज ए पर्सन। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले। तो ये हम लोग कोशिश रहती है कि लोगों को मालूम चले। तो उसमें हम लोग मेडिसिन उसको डेंगू में एस्प्रिन ब्रूफेन नहीं देना है, ये तो बता दिया मैंने। इसमें मैसेजेस क्या है, तो एक वीकली वंस ड्राई डे उसको हम लोगों को करना है। सभी ब्रीडिंग सोर्सेस खाली करने हैं। और जो भी प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट करना है। फ्रिज या कूलर में पानी नहीं जमा होना देना है। और मॉस्किटो बाइट हो नहीं, इसके लिए मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट या पूरा फुल कवर करके कपड़े पहनने। और अगर कोई सिम्टोमेटिक रहता है तो उसको मतलब डॉक्टर के पास लेके जाना है। स्टीरॉइड वगैरह नहीं लेना है। और अदर डिपार्टमेंट जो है जैसे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, इनका सबका मिलके अगर हम लोगों ने सामूहिक प्रयत्न किए तो ही हम लोग इसके साथ रोक सकते हैं। तो इसमें कुछ पिक्टोरियल है। इसमें आपने देखा है, देखेंगे तो आप देखिए जैसे ये ब्रीडिंग सोर्स है, इसको हम लोग कवर करेंगे। ये मटके का पानी ढक के रखेंगे, इसको अगर अनवांटेड है तो उसको उल्टा करेंगे। फ्रिज का डिफ्रॉस्ट ट्रे भी दिया है यहाँ पे, देखिए वाटर कूलर, गमले के इसमें पानी न जमा हो। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। और टायर्स, और ये जो हमने देखा था नारियल के आउटशेल्स है उसमें भी जमा होता है। तो इसलिए ये ब्रीडिंग सोर्सेस है। डेंगू से बचने के लिए इन एक एक चीज है कि फाइनल अपना जो भी हमने अभी तक देखा, तो अपने सब पानियों के ढंकियों को ढक के रखना है, कूलर्स को अपने निगरानी में रखना है। और मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरों से सतर्क रहे, पूरे बाजू के कपड़े पहने, फुल स्लीव का कपड़े, बच्चों को स्पेशली
स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल अथॉरिटी भी कभी कभी परमिट करता है, जब आउटब्रेक चल रहा है तो आप फुल स्लीव्स के, फुल पैजामा, फुल पैंट पहनने के लिए उनको ये करता है, इंसिस्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को मच्छर के काटने से हम लोग सिक्योर होते हैं, तो मच्छर से होने वाली बीमारियां भी नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को ये स्पेसिफिक ये दिया है। इसमें एक इनिशिएटिव ऐसा लिया था बीच में, आपको याद होगा दिल्ली में क्या था, मतलब हर संडे 10 मिनट करना है। एक केजरीवाल सीएम थे तब, उन्होंने किया था, मुझे याद है लास्ट ईयर। तब दिल्ली में डेंगू का प्रमाण बहुत बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने एक स्पेसिफिक किया था गवर्नमेंट ने। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि हर संडे को अपने घर घर की हम लोग थोड़ा सा साफ सफाई करें। साफ सफाई मतलब विजिलेंट होके साफ सफाई करें कि कहीं पानी तो नहीं रुका है, कहीं पानी ब्रीडिंग, मॉस्किटो ब्रीडिंग तो नहीं हो रहा है। ये हम लोग देख सकते हैं। अगर देखेंगे और सब मिलके करेंगे तो हम लोग मुझे मतलब ये है कि डेंगू और चिकनगुनिया को हम लोग रोक सकते हैं। तो डेंगू की रोकथाम या चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण में हम सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। और हम सब, जब तक हम सब मिलके हाथ में हाथ रख के नहीं काम करेंगे, तब तक हम इसको रोक नहीं पाएंगे। तो इस डेंगू को हराने के लिए आ, सबका मतलब, आप ये मैसेज अभी आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, आप अपने जो भी आपके संपर्क में आ रहे हैं उनको आप दीजिए। लोगों को बहुत बार पता ही नहीं रहता है कि कैसा होता है, मच्छर कहाँ तैयार होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले, तब तक हम लोग ये, मच्छर भले ही बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन वो बहुत घातक है, और उससे होने वाली बीमारियां भी बहुत घातक है। तो हम इसको कंट्रोल, जब तक हमारी मतलब भागीदारी नहीं रहेंगी, साथ साथ नहीं करेंगे गवर्नमेंट और अपन सब आम जनता, तब तक हम लोग इसका मतलब ये नहीं कर सकते। तो यहीं तक था मेरा ये। आप हरिओम। 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 आज हमारे दीदी ने बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी। मच्छर पहलवान, जो छोटा सा मच्छर रहता है पर वो कितना पहलवान रहता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी दी। जैसे हमें तो सबको पता है ह्यूताप, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया की साथ होती है। एक मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया होता है, एडिस या टाइगर मच्छर। डेंगू से अ, मृत्यु की संभावना कम होती है। सॉरी, डेंगू से मृत्यु की संभावना होती है, पर चिकनगुनिया में मृत्यु की संभावना नहीं होती है। वह भी हमें जानकारी दी। प्रिकॉशन क्या करना वो भी पता है। हाथी रोग, हाथी रोग का जो क्यूलेस जो मच्छर रहता है, तो उसका भी अ, हमें जानकारी दी। जापानीज मेंदू ज्वर, उसके बाद में काला मच्छर, ये चंडीपुस, उसमें प्लेग, जो आजकल हमें प्लेग के बारे में नहीं होता है। ट्रिप्नोसोमोमाइसिस, यह आम रोग है, तो इसके बारे में दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी। प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, और ये जैसे हॉस्पिटल में प्रिकॉशंस क्या करते हैं, तो उसकी भी जानकारी है जी। क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद अ, उसकी भी जानकारी दी। हमें बहुत सुंदर जानकारी दी। यह वर्ग हमको, हम समाज समाज प्रबोधन करके हम समय समय पे लेते हैं। बारिश में, विंटर में, समर में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो जागृति के लिए यह वर्ग हम अलग अलग प्रकार के लेते हैं। तो डेंगू और चिकनगुनिया के हमने दो वर्ग लिए थे। इसके पूर्व हमारे जो अ, विद्याधर पाटिल दादा, जो अलीबाग के हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग में थे। वो रिटायर, वो भी वहां से रिटायर हो गए थे। और वो आयुर्वेदिक जो हमारी झाड़ पत्ती है, तो उसके वजह से हम कैसे ठीक रह सकते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ सकती है, हम और हमारा कैसे निवारण हो सकता है,
उनका भी उन्होंने इसके पूर्व वर्ग में बताया था। तो बहुत सुंदर जानकारी दी। और हम इस वर्ग द्वारा, मेरी ओर से और इस वर्ग के द्वारा, हम दीदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और हम चाहेंगे कि दीदी ऐसी ही हमारे वर्ग में आए और अच्छी अच्छी जानकारी हमें देंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अ, तो एक मैंने बुक में पढ़ी थी कि मच्छर काटते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर रहता है, बॉडी का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से वो अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं और उसको फिर काटते हैं। कुछ लोगों का बॉडी का जो कवर रहता है तो वो मोटा रहता है, तो उसकी वजह से उनका टेम्परेचर मच्छर के लिए अट्रैक्ट नहीं होता है। और कभी हम ओडोवास लगाते हैं तो उसका वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर अट्रैक्ट नहीं होता है और मच्छर नहीं काटता। हाँ, मैं तो भाग्य के साथ में बताना चाहता हूँ कि मुझे मच्छर नहीं काटते। तो मेरे पास में एक ही रूम में हम 15-20 लोग हो गए तो सब सब बिल्कुल, हाँ, उनको मच्छर काटते हैं और मुझे मच्छर नहीं काटते। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है और मैं हर वक्त सफर करता हूँ, तो मुझे अच्छा, तो बहुत सुंदर जानकारी दी है। इस पर बहुत से लोगों के क्वेश्चन हो गए, दीदी को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका शंका का निरसन कर सकते हैं, तथा कुछ प्रतिक्रिया देना तो आप निश्चित दे सकते हैं। सर, आवाज नहीं आ रहा सर अब? मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे आ रही है अभी। ओके ओके। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया से जानकारी दिया। आपका शुक्राना। मैं आपका परिचय नहीं सुन पाया शुरू में, क्योंकि ज्वाइन होने में लेट हुआ। आप कहाँ किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं? हाँ, मैं नागपुर में डिस्ट्रिक्ट फाइलेरिया ऑफिसर करके कार्यरत हूँ। डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर करके 16 साल मैंने नागपुर में, वर्धा में काम किया है। मुझे 21 साल हो गए सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र में। तो उसके वजह से, यही फील्ड में काम करने की वजह से, काफी दिन से डेंगू और चिकनगुनिया और ये सब जो 7 रोग है, मलेरिया, इसके बारे में हम लोग प्रिवेंटिव काम, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके ओके, गुड, बहुत सुंदर। एक चीज ऐड करना चाहेंगे। एक्चुअली मैं नेचुरोपैथ हूँ। इसमें मलेरिया जो बोलते हैं, जैसे हम्म। अभी दादा ने बोला कि मुझे मच्छर नहीं काटता है। एक ही परिवार में 5 आदमी को मच्छर काटा, लेकिन एक को मलेरिया हुआ। तो हम लोग मलेरिया का डेफिनेशन देते हैं, मल प्लस एरिया इज कॉल्ड मलेरिया। मतलब जिसके शरीर में ज्यादा मल रहेगा उसको मलेरिया होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो हमारी तो पूरी पद्धति जो है, वो बोलते हैं कि बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई। तो अगर शरीर में गंदगी है, उसको भी जल्दी से आउट कर दीजिए तो मलेरिया होने का चांस कम होगा। एक लाइन अगर आप ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत ही नहीं, अच्छा। इसमें एक्चुअली मैं एक ऐड करना चाहूंगी। मलेरिया का मतलब है माल एयर, मतलब बैड एयर। उसके वजह से उसका मतलब पहले कैसे था कि बहुत, जब उसका ये जीवाणु या परजीवी का शोध लगना था, तब लोगों को ऐसा लगता था कि हवा के वजह से ये बीमारी होती है। तो जब उसके बाद, जब मतलब मॉस्किटो में वो परजीवी का शोध हुआ, उसके बाद लेकिन तब से उसको माल एयर, तो मलेरिया ऐसा नाम मतलब दिया गया है। और इसमें कैसा है कि इंक्यूबेशन पीरियड, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। जैसे मॉस्किटो 4 लोगों को काटा, लेकिन एक ही इसमें उसका डिजीज हुआ, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर, जैसे आप बोल रहे हो कि शुद्धि क्रिया किया है, तो वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसके वजह से मे बी वो अच्छे से फाइट कर पाएगा। क्योंकि अपनी शरीर में एक अंदरूनी ताकत वैसे भी रहती है कि कोई भी अगर बाहर का आ रहा है उसमें कुछ, तो वो उसको नष्ट कर देती है। तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए तो योग और ये सब हम लोग क्यों करते हैं, उसी के लिए कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, तो कुछ भी विकार ना हो। करेक्ट। बहुत बहुत ही अच्छा। आज का सेशन रियली बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच। और आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो देख के, स्किन का जो टेक्सचर आपका बहुत ही अच्छा है। मतलब आपका पेट और ये सब तो अच्छा होगा, ये ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।
थैंक यू। ये डॉक्टर संजय ठाकुर थे, जो आप बिहार भागलपुर के। इनके 6 महीना महाराष्ट्र में शिविर होते हैं, और 6 महीना बाकी पूरे देश के अलग अलग पार्ट में उनके जो 12 ही महीने उनके वर्ग होते हैं। बहुत सुंदर इनके वर्ग होते हैं। और किसी को कुछ हरिओम। हरिओम। दादासाहेब टिचकुले योग वर्ग के सभी गुरुजनों को हरिओम। दादासाहेब टिचकुले ऑनलाइन योग वर्ग की आज के हमारे गुरु मोनिका तई राघोर थे। इनको प्रणाम। और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, किसी डॉक्टर से कम नहीं ऐसा मार्गदर्शन आपने इन आजार के बारे में, डेंगू, मलेरिया और अदर्स के बारे में आपने बताया, और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली। दीदी, मेरे 2 सवाल है। एक हाँ, तो बोलिए। गप्पी मांस से जो बोलते हैं हम, उनका कितना उपयोग हो सकता है इनको, इन मच्छरों को कम करने में। और दूसरा एक सवाल है कि दादा ने अभी बोला, हमारे ठोकर सर ने, कि मुझे मच्छर नहीं काटता, तो फिर मेरा भी वैसा ही है। मेरे घर में मुझे मच्छर नहीं काटते। और हमारे साहब को मच्छर काटने से जल्द ही, उनको तुरंत ही ऐसे चट्टा सरीका आ जाता है। मेरी नात जो है छोटी, उसको भी मच्छर काटने से चट्टे आ जाते हैं। तो ये स्किन का कोई ये अलग ये है कि क्या? नहीं, जैसे दीदी आपने अच्छे प्रश्न पूछे हैं। मैंने जैविक नियंत्रण बोला, एक पहला वाला सवाल का दे देती हूँ उत्तर। तो उसमें गप्पी मासे जो है ये जैविक नियंत्रण के लिए यूज किए जाते हैं, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। हम लोग जो कीटनाशक यूज करते हैं खेती में, या इन जनरल हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, सब कहीं जाके पानी में जाता है, वो जमीन में जाता है, जमीन से फिर खेत में उग के हमारे ही पेट में जाता है। उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए इंसेक्टिसाइड या फिर कीटकनाशक का जितना कम उपयोग करेंगे वो अच्छा है। इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल पे ज्यादा इंसिस्ट किया जाता है। तो गप्पी फिश जहाँ पे पानी जमा है, और वो पानी हम लोग खाली नहीं कर पाते, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 दिन में मच्छर तैयार हो जाते, तो वो जी। जो हम लोग पानी रेगुलर नहीं कम कर रहे, मतलब खाली नहीं कर पा रहे, तो उसमें अगर हमने गप्पी फिश डाल दिए, तो वो जो मच्छर वहां जाके एग्स भी देंगे, उसमें से लार्वी निकलेंगे, वो लार्वी खा जाएंगे, तो जी। आगे मच्छर तैयार ही नहीं होगा। तो एक विदर्भ के लोग जो रहेंगे, उसमें डेजर्ट कूलर सब लोग यूज करते हैं, बड़ा वाला एग्जॉस्ट वाला जो फैन रहता है उसमें। मैं अभी 10 साल, 10 से 12 साल हो गए रेगुलर मेरे घर में कूलर्स में, मैं जब भी लग गए कि उसमें गप्पी फिश डाल देती हूँ 4-5। खाली अच्छा। अपने को प्रिकॉशन ये लेना है कि उसको ओवरफ्लो नहीं होने देना, क्योंकि वो बहुत छोटे रहते हैं फिशेस, वो बह जाते हैं। वो पंप में बिल्कुल जाते नहीं, लोगों को लगता है कि वो पंप में सक हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं। और 4 महीने क्या, आप पूरे साल भर रखो उसमें, उसमें मच्छर बिल्कुल होंगे नहीं। और ये एकदम सादा और सोपा उपाय है, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं लगता, और हम लोगों को अपनी सेहत का भी ध्यान हम लोग रख सकते हैं। और दूसरा आपका जो सवाल है, उसमें जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी है, दूसरा है उसके बहुत सारे कुछ मतलब एकदम माइक्रो, ऐसी उसमें एक माइक्रो साइंस है उसमें, क्योंकि मॉस्क्यूटो इतना छोटा है वैसे भी, तो उसके बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। उससे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसके वजह से वो अपने बॉडी में अट्रैक्ट होता है। तो हर किसी का कभी कभी उसके मतलब जो पसीना आता है उसके वजह से अट्रैक्ट होते हैं कभी कभी, या फिर उसमें खूब खूब सारे बाकी के भी हॉर्मोन्स है, वो भी है, मतलब फैक्टर्स बहुत सारे हैं उसमें। और ब्लड ग्रुप का भी एक फैक्टर है, जैसे एक रिसर्च हुआ था उसमें बी पॉजिटिव वाले जो रहते हैं, बीआरएच पॉजिटिव वाले, उनको ज्यादा काटते हैं, ऐसे था उसमें एक स्टडी। तो बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, बहुत सारे। तो ब्लड ग्रुप, उसमें के कुछ एलिमेंट्स है, कुछ अपने हार्मोन्स, उसके वजह से भी बहुत बार। और जैसे इजी टारगेट भी हो सकता है कभी कभी, छोटे जो बच्चे हैं वो तो ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते, सोए हुए हैं, तो उनको ज्यादा काटेंगे मच्छर। तो ये तो मतलब ये एक है कि बहुत सारे फैक्टर्स है, और उसमें से बहुत ऐसे इजीली ऐसे मैं आपको एक लाइन में बता दूं ऐसा भी नहीं, तो बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें कि किसी कुछ कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं, कुछ लोगों को कम काटते हैं, तो मे बी मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो ज्यादा काटते हैं। अच्छा। जी जी, वैसे तो मेरा बी पॉजिटिव है, फिर भी मुझे नहीं काटते ज्यादा।
और वो हो काटते सकता भी है आपके कुछ कौन हार्मोन्स रहता या फिर आपके जो भी शरीर में जो है उसके वजह से वो ये हो सकता है, या आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको काटते हैं लेकिन आपको कुछ होता नहीं है ना, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। है ताई क्योंकि मेरा भी हमारे बी पॉजिटिव है, मेरा भी बी पॉजिटिव हाँ, मेरा भी इम्यूनिटी पॉजिटिव इम्यूनिटी मैटर्स, ऐसा है। हमारे साहब का वो पॉजिटिव है, फिर भी उन्हें मच्छर काटते रहे। हम्म। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी ओके, जानकारी दी धन्यवाद। आपने। हाँ, थैंक यू। और किसी के सवाल? हरिओम। हरिओम। हरिओम ताई. हरिओम हरिओम। दादासाहेब टिळक योग वर्ग का निरंतर आज 1593वां दिन और करीब करीब 4.5 सालों से ये योग वर्ग नियमित शुरू है। ये कोरोना काल में शुरू हुआ था और हमारे जो ठोकर दादा है इनके चरणों में नमन वंदन प्रणाम। वैसे ही आज की गुरुवर्या मोनिका दीदी, इनको भी नमन वंदन प्रणाम और सभी साधकों को नमस्कार करते हुए आज का सेशन बहुत सुंदर रहा। भैया ने ये ठान के रखा था कि ये जो लेटेस्ट अभी जो चलन में है डेंगू चिकनगुनिया जो साथ चल रही है उसके बारे में सबको जानकारी हो, इसीलिए पहले एक सेशन हुआ और बाद में आज आपका सेशन हुआ। इसमें हमें बहुत ही सुंदर जानकारी मिली कि हम लोग कैसे इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैसे हम इसकी उपाय योजना कर सकते हैं। बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया दीदी आपने, बहुत ही धन्यवाद। इसका सभी को बहुत फायदा होगा और सभी प्रिकॉशन ले सकेंगे। हमारे भंडारा में अभी इसके साथ ज्यादा नहीं है, बस 2-3 ही पेशेंट निकले हैं डेंगू के, पर चिकन वायरल फीवर है और इसीलिए हमने प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए ये आपने बहुत अच्छा बताया। अभी एक ही सवाल कि हमने ये जो गप्पी मासे है ये अपने यहाँ कुएं है, तो हमने बहुत पहले जब था ना तो मिलते थे तो कुएं में डाल के रखे थे, तो कुएं में डालना भी जरूरी है ना गप्पी मासे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कुएं में क्योंकि बहुत सारा पानी है तो वहां पे साफ पानी में मतलब मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। जब हाँ। स्टार्टिंग में आपको मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुंबई में बहुत ज्यादा मलेरिया था स्टार्टिंग में, तो वहां जो वेल्स थे मतलब कुएं, वहीं से ब्रीडिंग हो रहा था। तो वहां अगर पानी जमा है तो पानी देखिए नेचुरल, इसमें कभी भी फिशेस बहुत सारे रहते हैं, लोगों का रहता है नहीं नहीं हमारे इसका, लेकिन खाली एक ही ध्यान रखना है कुएं में डाले तो ब्लीचिंग नहीं डालना है। अगर आपने ब्लीचिंग डाला तो गप्पी फिश मर जाएंगे। तो आप जहां भी डाल रहे हैं वहां ब्लीचिंग का यूज मत कीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। एकदम बरोबर. हाँ. हाँ. खूप छान ताई. अ, खूप धन्यवाद. हमारे थैंक यू। हमारे महाराष्ट्र में एक जहाँ एडवर्टाइजमेंट होती थी, गप्पी मासे पाळा, मच्छर टाळा। गप्पी मासे पाळा, हिवताप टाळा। इंदर स्वामी जी। हरिओम. हरिओम. हरिओम। हाँ हाँ, बोलिए सर, आप बोलिए. हाँ, बस नहीं, बस एक ही प्रश्न था अपना। गप्पी मासे का सोर्स यानी अगर हमको 4, 5, 10 होना है तो कहाँ से मिलता है? देखिए आपके आजू बाजू में कहीं सरकारी दवाखाना है या सरकारी सब सेंटर है या फिर अर्बन का पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको खाली कोई कंटेनर वगैरह लेके जाना पड़ेगा लाने के लिए गप्पी फिश, और लाके आप अपने यहाँ जहाँ डालने हैं वहां डाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी. धन्यवाद धन्यवाद सिस्टर बहन, बहुत अच्छा लगा मुझे भी. और मैं तो ज्यादा नहीं, मेरे जो सवाल है थोड़ा सिंपल है. कैसे आपके पास कोई ये नॉलेज है क्या कि बिना दवाई के हम इस मर्ज से कैसे निकले? कुछ ऐसा आप बता सकते हैं क्या बहन? नहीं, हम लोगों को जैसे है ना प्रिवेंशन में है, जैसे आपको आप पूछ रहे वैक्सीन जैसा, जैसे हमने कोविड में वैक्सीनेशन किया तो अपने को बीमारी नहीं हुई, बराबर। नेचुरल नेचुरल तरीके से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, मेरा वो मतलब था बहन. अच्छा, देखिए वायरल कोई भी आजार जो है ना वो वैसे भी सेल्फ लिमिटिंग रहता है। आप दवाई उसको सपोर्टिव के लिए लेते हैं, उसको स्पेसिफिक दवाई वैसे भी नहीं है। आपको अगर बुखार कम करने के लिए दवाई नहीं ली, ऑटोमेटिक भी शरीर का बुखार जो है वो कम हो ही जाता है। हम लोग जैसे बोलते हैं जुकाम होता है, ये भी वायरल ही है, कभी कभी जुकाम है हम लोग तो दवाई भी नहीं लेते, हम लोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही है, लेकिन इसमें खाली हम लोगों को सीरियस कंडीशन ना हो इसके लिए सपोर्टिव मेडिसिन लेते हैं, नहीं तो वो ये सेल्फ लिमिटिंग है। 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक इसका कम हो जाता है वायरल लोड, वो ठीक हो जाता है। खाली पानी बहुत पीना है और हम लोगों को
जैसे बुखार ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, अगर ज्यादा 104 से ज्यादा बढ़ गया तो वो घातक है, उससे कॉम्प्लिकेशंस होंगे अदर। तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, वैसे भी वायरल आजार है तो सेल्फ लिमिटिंग, कोई भी वायरल बीमारी सेल्फ लिमिटिंग ही रहती है। कोविड में भी हम लोग बहुत से ऐसे पेशेंट देखे थे कि कुछ भी नहीं लिया, 2-3 दिन में वो ठीक हो गए। पैनिक ही ज्यादा थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक सेल्फ लिमिटिंग रहता है। वायरस का स्पेसिफिक कैसा रहता है, एक को अगर इन्फेक्ट हो गया, उसका साइकिल कंप्लीट होगा उसके ब्लड इसमें बॉडी में, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वायरेमिया कम हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा आदमी, ऐसा ही रहेगा। अच्छा अच्छा। और और आपको और एक मैं बता देती हूँ कि वैक्सीन का जो बोल रहे हैं, जैसे वैक्सीन का एक है, डेंगू का वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है अभी। खाली उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि 4 उसके प्रकार मैंने बताए थे, तो 4 प्रकार की वजह से उसका अभी तक सक्सेसफुल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल नहीं हो पाया, तो वो रिसर्च इसमें है। तो हो सकता है जैसे कोविड का वैक्सीन आया, वैसे डेंगू का भी वैक्सीन आगे 2-4 सालों में हम लोगों को मिल जाए, तो हमारा जो ये कोविड डेथ्स होते हैं या फिर साथ या उद्रेक होते हैं, बड़ी बीमारी के एपिडेमिक होते हैं, वो नहीं होंगे और हम लोग उसमें सक्सेसफुली टैकल कर पाएंगे जैसे कोविड का कर पाए। अच्छा अच्छा। और वैसे अगर थोड़ा सा और नॉलेज अगर आप देते हैं, जैसे मुझे मालूम है, मैं आपसे चाहता हूँ फिर भी कि कहीं मेरे मुझसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। जैसे मुझे मालूम है कि हमें उपवास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जिस वक्त ये तकलीफ होती है, तो क्या वो सही है? नहीं नहीं नहीं, उससे उल्टा मुझे ऐसा कहना, मेरा ऐसा कहना है, हाइड्रेटेड रहिए, पानी भरपूर पीजिए, फल खाइए, और अच्छी इम्यूनिटी रखने के लिए पूरा जो भी आप पचा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कैसे होता है उल्टी वगैरह आती है तो मलेज रहता है, मळमळ होती है तो लोग खाते नहीं है, तो वो गलत हो जाता है ना कि आपके शरीर में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आप फाइट कैसे कर पाएंगे। एसिडिक तो आहार से मेरा अर्थ था, एसिडिक आहार नहीं, नहीं खाना। एसिडिक नहीं, आप नॉर्मल अच्छे से सादा अल्कलैन खाना तो खा खाइए। सकते हैं ना बहन, हाँ वो अल्कलैन खा खाइए, सकते हैं। एसिडिक हाँ नहीं, मसाले वाला वगैरह तो खाना ही नहीं है, तेल या मसाले वाला, तो उससे तो हाँ। कोई भी बीमारी में हम लोग कंट्राइंडिकेट ही करते हैं। तो इसमें सादा खाना खाइए, पचने में हल्का, और फल ज्यादा, फल और पानी बहुत पीजिए, कोकोनट वाटर। उसमें फ्रूट्स में अभी एक और मैंने एक यहाँ रिसर्च केस में पढ़ा, जैसे बहुत बार बोलते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं तो कीवी खाना चाहिए, लोग कीवी खाते हैं, वैसे कीवी जो फ्रूट है अपने यहाँ का नहीं है, वो आउट ऑफ नहीं इंडिया है, तो वो हाँ अपने को सूट नहीं होता है कभी भी। जहाँ एक ये था, मतलब मराठी में एक म्हण थी, जिथे पिकतं तेच खायला पाहिजे, मतलब जहाँ यहाँ तैयार होता है वही खाना चाहिए। तो जैसे प्लेटलेट बढ़ने के लिए हम लोग बाहर का फल खाने के बजाय, अगर जाम रहता है अपना पेरू, उससे हाँ भी हाँ। प्लेटलेट काफी बढ़ते हैं, अनार के दाने, उसके अनार के दाने मतलब दाइम्ब, वो खाना चाहिए, उससे प्लेटलेट अच्छे से बढ़ते हैं, नारियल का पपीता, पानी। पपीता भी साथ देता है, हाँ नहीं, पपीता। अ, पपीता तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन पपीते के पत्तों का रस रहता है उसमें प्लेटलेट, नेचुरोपैथी में वो दिया भी है, उसके टैबलेट्स भी आ गए हैं आजकल, तो ये सपोर्टिव करके हम लोग ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लेटलेट वैसे भी ऑटोमेटिक जाते हैं एक दिन में। आज आप देख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर पानी पी रहे हैं सब है, और उसका आपका कभी कभी जैसे रहता है 2 डेंगू के वायरस एक साथ है उसमें, तो उसमें कभी कभी बहुत सडन एक्यूट में जाके शॉक में चले जाएगा, इंटरनल हिमोरेज, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए अगर आपको ज्यादा सिवियरिटी है तो। नहीं तो वो सिंपल डेंगू तो सबको कभी ना कभी लाइफ स्पैन में होके गया होगा, हम लोग को भी कभी ना कभी हुआ है, ऑटोमेटिक सेल्फ लिमिटिंग। डॉक्टर जब बोलते हैं वायरल है, हम लोग हर बार टेस्ट थोड़ी करते हैं, तो वो कभी तो जॉइंट पेन होता है वायरल में, बहुत हाई ग्रेड फीवर है वायरल में, 2 दिन रहेगा, ऑटोमेटिक सेल्फ लिमिटिंग ठीक हो जाएगा, ऐसा भी रहता है बहुत बार। और मुझे क्या लगता है बहन, जो शुगर पेशेंट रहते हैं ना, जैसे मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो हम्म। मुझे तो ढूंढ ढूंढ के पकड़ते हैं और मुझे तो काटते ही है। नहीं नहीं, एक्चुअली वो कैसा है, कोमोर्बिडिटी अगर आपके शरीर में है कोई भी, जैसे आपने कोविड में भी देखा होगा कि कोमोर्बिडिटी, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको शुगर है, जिनको ये, उनको जरा रिस्क ज्यादा रहती है कोई भी बीमारी की, क्योंकि अपने शरीर में कोई ना कोई चेंजेस हो गए हैं मेटाबॉलिक इससे। जैसे शुगर है तो आपके बाकी के इसमें कुछ ना कुछ तो परिणाम हम लोग होता ही है ना, अपने लीवर पे हो रहा है, पैनक्रियास पे हो रहा है, तो उसके वजह से वो जो बीमारी होगी उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, सिवियरिटी ज्यादा होगी। बाकी नॉर्मल अगर जिसको शुगर नहीं है उसको नहीं होगा ज्यादा सिम्टम्स, लेकिन जिसको शुगर है उसको ज्यादा सीवियर रहेगा उसका सिम्टम, ऐसा रहता है। इसलिए कोमोर्बिडिटी अगर रही तो उसकी बीमारी की घातकता ज्यादा रहेगी उसमें, जो पेशेंट है उसमें। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है,
ठीक है, और कोई धन्यवाद। क्वेश्चन? हरिओम ताई, हरिओम ताई, हरिओम ताई. हा बोला हरिओम. ताई, माझा प्रश्न असा आहे की आपण जिथे समजा पाण्याची कमतरता असते, समजा आता आमचं बुलढाणा घ्या, हो आम्हाला हो काय नळाचं पाणी येते, मग आम्हाला स्टोअर करून ठेवावं लागते. बिलकुल 8-8 दिवस आमच्याकडे नळ येत नाहीत. बिलकुल. तर मग आमचे काही वर छतावर टाकी असते, ते हो पाणी म्हणजे आणि ते पाणी रोटेट होत राहते, म्हणजे ते काही असं आपलं आलं की परत खाली होतच चालते ते. बर. परंतु स्टोअर करण्याचे हौद असतात ताई. हा बाजूला स्टोअर करण्याकरता आम्ही हौद भरून ठेवतो. बर. मग या हौदामधलं पाणी सुद्धा आमच्या याच्यानं बरेच वेळा तुम्ही म्हणता 8 दिवसातून ते रिकामी केल्या गेल्या पाहिजे, ते आमच्या याच्याने शक्य होत नाही. कारण काय पाणी बरोबर आम्हाला ठेवावं लागते. मग बरोबर. या पाण्यामध्ये हे आता मच्छर होऊ नये म्हणून आम्ही काही वेळेला त्याच्यात ब्लिचिंग पावडर टाकतो. आणि हो आता एक प्रश्न मी सांगितला की ते पपिताचे म्हणजे पपयाच्या पानाचा रस सुद्धा आपण या हौदाच्या पाण्यात टाकू शकतो का ताई, किंवा आणखीन काही? नाही 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 काका काका, पपईच्या पानाचा रस हा आपले प्लेटलेट कमी झाले असेल तर ते वाढवण्याकरता आहे. डेंग्यू झाला असेल तर गप्पी मासे बरं, टाका तुम्ही त्याच्यात, पण गप्पी मासे टाकले तर ब्लिचिंग टाकू नका. बर ते किंवा ते हौद पूर्ण झाकलेले राहतील, टाईट झाकण असे ठेवा. आता ते प्रॅक्टिकली जर पॉसिबल नसेल, कारण कोणी ना कोणी पाणी काढेल तर ते उघडं राहील, तिथून डास जाणार, आणि डास केवढा बारीक आहे तो बारीक फटीतनं पण जाणार. बरोबर. त्याच्यामुळे तुम्ही मोठे जर हौद असतील तर ते तुम्ही पाणी जे स्टोअर करून ठेवता त्याच्यामध्ये गप्पी मासे टाकले तर तुम्हाला ते चांगलं सोपं जाईल. हा. उघडही राहिलं तरी गप्पी मासे राहिले त्याच्यात डासाच्या अळ्या होणार नाही, पण वरून तुम्ही ब्लिचिंग टाकू नका. मात्र ब्लिचिंग टाकलं की ते मरणार मासे. आणि हे पपयाच्या पानाचा रस पपयाच्या पानाचा रस जर डेंग्यू झालेला असेल पेशंटला तर त्याचे प्लेटलेट जे शरीरातल्या त्या पांढऱ्या रक्तपेशी असतात त्या कमी झाल्या तर त्या वाढवण्याकरता, त्याच्यामुळे जास्त सिव्हिअर डेंग्यू होतो, लोक शॉक मध्ये जातात, बेशुद्ध पडतात, तर त्याच्यासाठी वाढवण्याकरता पपईच्या पानाचा रस द्यायचा. तो नॉर्मली आपल्याला काही घ्यायचा नाहीये. नाही, म्हणजे त्या हौदात टाकायचा नाही तो रस. नाही 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 नाही. तिथे तुम्हाला एक तर काय टाकावं लागेल, एक तर इन्सेक्टिसाइड जे पांढरंवालं एक केमिफॉस येतं त्याचा खूप उग्र वास येतो. तुम्हाला वापरीला पाणी पाहिजे, तुम्ही चूळ भरणार आहे ते वापरणार आहे का नाही, त्याच्यापेक्षा गप्पी मासे टाकले तर ते बेस्ट आहे. फक्त त्याच्यात ब्लिचिंग टाकू नका. बरोबर, ठीक आहे. कारण जास्त ब्लिचिंग टाकणं सुद्धा आपल्या स्किनसाठी घातक आहे, त्यांनी ॲलर्जी वगैरे होतात. ब्लिचिंगचं जास्त असलेलं पाणी आपण वापरलं तर डोळ्याला आग होते, स्किनला ॲलर्जी होते. ठीक आहे ताई, धन्यवाद. आणखी काय प्रतिक्रिया? ये फिटकरी क्या होता है बहन? फिटकरी डालना चाहिए पानी में? नहीं, वो अलग है। वो अगर पानी थोड़ा सा गढूल बोलते हैं ना उसको, मतलब गंदा है पानी, तो उसकी डस्ट नीचे बैठने के लिए फिटकरी उसमें घुमाते हैं, और स्टेडी रख दिया तो उसका स्लज बन के नीचे बैठ जाता है, तो ऊपर का साफ पानी आ जाता है। तो फिटकरी से मॉस्किटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लीचिंग के पानी में भी मॉस्किटो ब्रीडिंग देखा है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहन, वो मॉस्किटो धन्यवाद। वैसे बहुत होशियार है, अपने बहुत पहले से वो अपने अर्थ पे है, तो वो तो कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेते हैं खुद में, तो इसलिए हम लोगों को अवेयर रहना बहुत जरूरी। जी बहन जी, वैसे मैं अपनी एक जानकारी आपको देता हूँ। डंपिंग ग्राउंड वहां पर कितना कचरा रहता है, पूरे शहर का कचरा बिल्कुल रहता है, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके नीचे के जितने भी घर है, मैं देख रहा हूँ सालों से वो लोग जी रहे हैं। मतलब जल्दी वहां भी कोई मरता नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है, हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे शरीर के अंदर जो है, परमात्मा ने ऐसी ऐसी शक्तियां दे रखी है कि हर बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अंदर वो अपने आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ये भी देखा है बहन कि जहां हम ऐसे ऐसे जाते हैं, मुंह पे हाथ रख के जाते हैं, हमको लगता है कि हम मर जाएंगे यहाँ से निकले, लेकिन वहां 24 घंटा लोग जी रहे हैं। तो ये भी क्या कहना चाहिए कुदरत का? नहीं, उसमें एक तो मैं सलाम ऐड करना चाहूंगी, वो तो है, आपने जो बोला आपकी बात सही है। दूसरी बात और एक है कि आदत, आदमी हाँ को अगर एक बार उसकी आदत लग गई, मतलब आदत हो गई, तो उसको उसके बारे में कुछ नहीं लगता। हाँ, वही 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 मैं हम भी लोगों यही को आदत नहीं है ना उसकी, वो एक हाँ मेन चीज है। जी जी इसके बहन। लिए एक मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी आदत के लिए। बीरबल जी और अकबर के इसमें एक बार उनके कोर्ट में एक केस आया था
कि एक आदमी बोला कि मेरे घर के बाजू में जो ये रहता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, मरे हुए जानवरों के ये निकालते हैं चम्हार, उसका घर है बोले, वो बहुत स्मेल आता है, वो उसको घर गांव के बाहर निकालो वगैरह। उन्होंने डिस्प्यूट लेके आए कोर्ट में। तो बीरबल ने उसको बोला कि तू आज जा, तू 8 दिन के बाद आना। वो 8 दिन के बाद आया, फिर भी वो थोड़ा कम बोल रहा था, तब वो बहुत झगड़ा कर रहा था, तो वो थोड़ा कम बोल रहा था। उसको फिर और 4 दिन के बाद बुलाया, तो वो बोला कुछ कंप्लेंट नहीं है, अभी तो मैं ठीक हूँ। उसको आदत हो गई थी 15 दिन में। ऐसा ही है वो। समझा समझा। उसके और नाक के किसी के कीड़े कोई ही मर सवाल? गए। हाँ सही बात है। और किसी के वो सवाल है? दीदी ने एक बोला था कि वो सेल्फ रेस्क्यू से आदत की वजह से निकल जाता है, पर जो फाइलेरिया जो हाथी रोग रहता है, तो एक बार हो गया है तो वो निकलता नहीं रहता है। तो ये सेल्फ रेस्क्यू से ठीक हो सकता है क्या? एक मेरा नाही सवाल है। नाही नाही आ, नाही हाँ? व्हायरल साठी बोलले होते काका मी ते। अच्छा अच्छा, हाँ सेल्फ लिमिटिंग जे आहे ते व्हायरल आहे। हम्म, फायलेरियाचा व्हायरस नाही आहे, तो पॅरासाइट आहे। त्याचा हाँ, लाईफ स्पॅन आहे 8 ते 10 वर्ष, आणि तो हम्म, आपोआप जाणारा नाहीच आहे। हम्म, त्याला तो एकदा शरीरात शिरला की तो बसणार आहे तिथेच, आणि तो हम्म. त्याचे लक्षणं दाखवणार 8-10 वर्षांनी। अ, हत्ती रोग बद्दल आहे की आम्ही मुद्रावाले आहेत, तर हो मुद्रावाले असतात तर त्याच्यामध्ये आम्ही पाचतत्व म्हणतो, आणि त्याच्यामध्ये हा हत्ती रोग होतो म्हणजे पाण्यामध्ये हा शरीरामध्ये पाण्याचा संग्रह होतो, म्हणून आम्ही वरुण मुद्रा सांगत असतो, आणि वरुण मुद्रानी त्याच्यातलं पाणी निघून गेल्यानंतर हत्ती रोग ठीक होऊ शकतो, असा आमचा आहे. पण इतकं त्याला भरपूर वेळ लागतो, तर असे कोणी सहनशक्तीशील वाडे आम्हाला भेटले नाहीत. पण तरी पण हत्तीरोग त्या वरुण मुद्राने ठीक होऊ शकतो असं आपण अं, एखाद्या दिवशी हत्तीरोगाविषयी सुद्धा एखादं छोटस घेऊया, म्हणजे त्याचं निश्चित डिटेल जे आहे आणि त्याचे काय आफ्टर इफेक्ट आहे ते पण कळेल। काही हरकत नाही, एखादा 15-20 मिनिटाचं अर्धा तासाचं असलं तरी चालेल, घेऊ एखाद्या वेळेला। कारण निश्चित मी आज निश्चित हो याच्यासाठी ताई ताई एकत्र नाही केलं की कन्फ्युजन झालं असतं, कारण खूप सारे आजार एकसाथ, मग त्याच्यात इकडचं तिकडे होऊन जातं, म्हणून त्याच्याकरता। निश्चित हो ताई, नक्कीच फायलेरिया करता घ्या, कारण की मी आता योगा घ्यायला जाते गावागावात, तर तिथे पेशंट राहतात आहे फायलेरियाचे, भंडारामध्ये तर खूप आहेत, त्यांनाही आपल्या बसता उठता विदर्भात नाही येत. सगळीकडे आहे। हो हो, तर त्यांना ना सूज असते खूप, तर वरुण मुद्रा एक, आणि आपण त्यांना हातपाय दुखत असतात, सतत औषध तर घेतच असतात म्हणा ते, तर त्यांच्यावर आपल्याला काही उपाययोजना करता येईल, म्हणजे मला माझ्या तऱ्हेने। ठीक आहे, तर घेऊ आपण एक सेशन फायलेरियावर। वैसे बेन, हाथी पैर जिनको होता है तो उनका किडनी का भी प्रॉब्लम तो होता होगा ना बेन? किडनी का? नहीं नहीं, हाँ। किडनी का और उसका कुछ ये नहीं है। उसमें वाटर स्टैग्नेशन नहीं होता है, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम अपनी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लिम्फ मतलब अपना सफेद ये रहता है खून, वो नीचे से हार्ट की तरफ जाता है, वो ब्लॉक होने के वजह से उसमें लिम्फ जमा होता है, उसमें अच्छा। पानी नहीं, लिम्फ जमा होता है। किडनी के स्वेलिंग अलग रहते हैं, उसमें दोनों पैर में आते हैं। हाथी पांव की एक ही पैर पे आती है, यूनिलेटरल स्वेलिंग रहता है। ये बात तो है। डायबिटीज या फिर इससे हाई बीपी से या किडनी से जो स्वेलिंग आता है दोनों पैरों में आता है, इसमें हम्म। वैसा नहीं आता है, अलग अलग टाइप का रहता है। ओके 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 जी, धन्यवाद। तो हमारे वर्ग का समय हो रहा है। और किसी के क्वेश्चन हो गए तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारे रविंद्र दादा आज का वर्ग समाप्त करेंगे। तो आज के गुरु और साधक लोगों का आभार व्यक्त करके किसी और रविंद्र दादा की को प्रार्थना करेंगे। कोई प्रश्न है? क्योंकि आज का सेशन बहुत ही सुंदर हो गया है, और दीदी ने हमको फाइलेरिया के बारे में एक दो प्रश्न थे, तो अगले सेशन जब दीदी का फाइलेरिया का आएगा तब उस समय हम उसको उसको रिजर्व करके रखे हैं। अभी किसी की कोई प्रतिक्रिया या
प्रश्न नहीं है समझ के आप सबकी आज्ञा से, आपकी परवानगी से मैं आज का वर्ग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।